नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण अपने YouTube चैनल योद्धा आईएएस पर। आज दिन है सोमवार और डेट है अक्टूबर 30, 2023। यहां हम सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। तो पहली खबर जो है वो ब्लास्ट इन केरला, यह हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर से होने जा रहा है। इंडियन रेलवे का रिवेन्यू का एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन से है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। प्राइम मिनिस्टर कॉल्स इजिप्ट प्रेसिडेंट, ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर से होने जा रहा है। विजन 2047, ये हमारा भारत सरकार द्वारा एक 2047 का विजन बनाने का एक डॉक्यूमेंट शुरू किया गया है, जो कि हमारा गवर्नेंस और डेवलपमेंट के अंदर से होने जा रहा है। कार्बन एमिशन डेटा सेट, ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट के अंदर से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपने डिवाइसेस पर पा सकें और लेटेस्ट न्यूज से आप अपडेटेड रहें। तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ब्लास्ट किल्स 2 इंजोर 41 एट प्रेयर मीट नियर कोची। तो ये आप पहली न्यूज देख सकते हैं, ये केरला से न्यूज है। यहां पर कल संडे को एक रिलीजियस ग्रुप का कन्वेंशन चल रहा था, जेहोवा कन्वेंशन, जिसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला और उसके बाद दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट भी वहां देखने को मिला। तो 2 सक्सेसिव बॉम्ब ब्लास्ट वहां पर हुए, जिसमें करीबन 2 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हो गए बुरी तरह से। उसके बाद जो पुलिस है, केरला पुलिस, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। साथ ही साथ जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी प्रोब करना शुरू कर चुकी है। अब केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरायन विजयन, इनका कहना है कि जो डेथ टोल है, जो अभी 2 बताया जा रहा है, वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो 41 लोग घायल हुए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीवियर बर्न केस के शिकार हैं, बहुत बुरी तरह से वो जल चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये केरला से न्यूज़ है। अगला एक न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जहां पे करीबन माना जा रहा है कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और 32 लोग घायल हैं। ये 2 पहली न्यूज़ है हमारे फ्रंट पेज से। आगे हम चलते हैं, इंडियन रेलवेज रिवेन्यू प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से बैकग्राउंड से बताता हूं इंडियन रेलवेज के बारे में। तो भारत में रेलवे की शुरुआत की गई ब्रिटिश के टाइम पे, 1851-52 के टाइम पे रेलवे की शुरुआत की गई भारत के अंदर। और पहले रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश ने जब करवाई थी, तो ब्रिटिश का कोई ये इरादा नहीं था कि लोगों को बेटर ट्रेवल फैसिलिटी मिले, बजाय ब्रिटिश चाहता था कि जो भी रॉ मटेरियल इंडिया से मिल रहा है उसे वो जल्दी से जल्दी वो पोर्ट तक पहुंचा सके, ताकि इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियां स्थित हैं उनमें रॉ मटेरियल पहुंचाया जा सके भारत से। तो यहां से रेलवे की भारत के अंदर शुरुआत होती है। इसके बाद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है ब्रिटिश नागरिकों द्वारा भारत की रेलवे में, और जो भारत की उस समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा भारत की रेलवे में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। उसके बाद 1921 के टाइम के अराउंड रेलवे के बजट को सेपरेट कर दिया जाता है और ये सेपरेट बजट जो है रेलवे का, ये ही कंटिन्यू किया जाता है। अब इसके बाद 2019 में आकर जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, ये रेलवे के बजट को जो यूनियन का बजट होता है उसके अंदर शामिल कर देती है। अब यहां पर बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिली है, क्योंकि पहले जब रेलवे का बजट अलग होता था, इंडिपेंडेंट बजट होता था, तो जो रेलवे की सेविंग्स थी और जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत तौर पे अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर देता था। लेकिन अभी हमें देखने को मिला है भारत के अंदर कि जो रिवेन्यू प्रॉब्लम है, जो कमाई है रेलवे की, वो घटती जा रही है। और इसी को लेकर आप यहां पर ये जिस्ट में मेरे साथ आ जाइए। तो इंडियन रेलवे हैज बीन ऑन ए स्पेंडिंग स्प्री विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, पार्टिकुलरली आफ्टर द गवर्नमेंट मर्ज इट्स रेल बजट विद द मेन बजट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है रेलवे का, तो जो रेलवे है वो इस पर बहुत खर्चा कर रही है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो केंद्र की सरकार है उसने क्या किया था कि यूनियन बजट के अंदर ही रेलवे के बजट को मर्ज कर दिया था। और इससे पहले क्या होता था कि रेलवे के बजट को अलग प्रेजेंट किया जाता था और मेन बजट जो यूनियन बजट है उसे अलग प्रेजेंट किया जाता था। अब यहाँ कैग की एक रिपोर्ट की बात हुई है कि 8 अगस्त 2023 को कैग की एक रिपोर्ट रखी गई पार्लियामेंट में, जिसमें कहा गया कि 68,269 करोड़ का घाटा रेलवे को देखने को मिला है 2021 और 22 में। और आपको एक चीज पहले मैं आप यहां पर समझा दूं, एक होता है पैसेंजर को ले जाती है हमारी रेलवे, दूसरा होता है कि ये फ्रीट की तरह पे इस्तेमाल की जाती है, फ्रीट कॉरिडोर्स की तरह से इस्तेमाल की जाती है, जिसमें लगेज वगैरह ले जाया जाता है। तो क्या होता था बेसिकली पहले अभी तक कि जो पैसेंजर होता है, पैसेंजर की एक टिकट मान लीजिए कि 100 रुपए की है,
उसमें रेलवे जो है वो इंसेंटिव देता था और वो पैसेंजर को जो टिकट पड़ती थी वो करीबन 50 रुपए ही पड़ती थी, बाकी जो खर्चा होता था वो रेलवे उठाता था, और जो भी घाटा होता था उसे जो भी फ्रीट के चार्जेस थे, रेवेन्यू था, उससे पट लिया जाता था, बैलेंस कर लिया जाता था। लेकिन अब क्या देखने को मिला है कि जो फ्रीट का रेवेन्यू है वो भी इसे बराबर नहीं कर पाया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो रेलवे है वो अपने कस्टमर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। जैसे आप रेलवे में एसी कोच में ट्रेवल करेंगे और आपका असली किराया जो होना चाहिए वो 2000 है, तो रेलवे कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराती है हर पैसेंजर के लिए। आपका मान लेते हैं 2000 रुपए किराया है, तो वो किराया आपको 1700 या 1500 रुपए तक ही देना पड़ेगा, बाकी रेलवे उस जो सब्सिडी है उसके अंदर इसे प्रोवाइड कराएगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो फ्रीट का बिजनेस है उसे बढ़ाने से फायदा होगा यहां पर, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो पैसेंजर से नहीं आ पाता है रेलवे के पास ज़्यादा, और बेसिकली रेलवे वहाँ पर घाटे में ही दिखती है। लेकिन जो फ्रीट का बिजनेस है, जैसे ये जो आप मालगाड़ी देख रहे हैं, जो माल लेकर जाया जाता है, ये कहा जा रहा है कि अगर जो फ्रीट का बिजनेस है उसे इम्प्रूव किया जा सके, उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि जो रेलवे का रेवेन्यू प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी और करी जा सकती है। आगे हम चलते हैं। तो पीएम डिस्कसेस सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया विद इजिप्ट प्रेसिडेंट। सबसे पहले आप यहां मैप पर आ जाइए, ये आप यहां पर देख सकते हैं इजिप्ट है, ये यहां पर ये जो मैं रेड मार्क से नोट कर रहा हूं ये इजराइल का इजिप्ट का बॉर्डर, साथ ही साथ जो गाजा स्ट्रिप है उसका इजिप्ट के साथ बॉर्डर है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जब इजराइल में और यहां पर गाजा स्ट्रिप में हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो रिफ्यूजी सिचुएशन बनी है, जो लोगों को अपना गाजा स्ट्रिप से घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, वो इस रास्ते इजिप्ट के अंदर जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इजिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो गई है इस क्राइसिस के बीच में। तो इसी को लेकर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपने काउंटर पार्ट इजिप्ट के प्रेसिडेंट से बात की और इन्होंने वहां की जो वेस्ट एशिया में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की कि क्या सिचुएशन है, कैसा रिफ्यूजी क्राइसिस है। अब आपको एक चीज यहां पर जाननी है कि भारत क्यों इतनी दूर, जब मिडिल ईस्ट की हम बात करते हैं या वेस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं, तो भारत क्यों इतनी दूर मदद करने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए एक तात्पर्य दिखता है। तो आपको याद रखना है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं, भारत की जो आइडियोलॉजी है, जो पूरे इंडिया की आइडियोलॉजी है, वो है कि अगर कोई भी मुसीबत में है, कोई सिटीजन मुसीबत में है, तो भारत हमेशा मदद करने के लिए खड़ा होता है, आगे आता है। ये हमेशा से भारत की आइडियोलॉजी रही है और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए भारत इजिप्ट के साथ भी आप देख सकते हैं कि ये वार्ता बनाए हुए है, और साथ ही साथ जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके साथ भी भारत अच्छे जो टॉक्स हैं वो बनाकर रखता है इस वॉर के बीच में भी। तो आपको समझना है कि भारत जब आजाद हुआ था उस टाइम पर भारत की आइडियोलॉजी थी नॉन अलाइनमेंट की। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं और हम ह्यूमैनिटी के पक्ष में हैं। जैसे जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद कोल्ड वॉर का टाइम आया, जहां पर कोल्ड वॉर में क्या देखने को मिला हमें कि यूएस का एक गुट बन गया था और एक गुट बन गया था सोवियत संघ का, जिसे हम सोवियत यूनियन कहते हैं। लेकिन भारत ने क्या फैसला किया कि वो नॉन अलाइंड रहेगा, वो इनमें से किसी गुट को ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं हुआ और भारत ने अपना नॉन अलाइंड का रास्ता चुना। अब यहां पर जब हम देख रहे हैं कि भारत इजिप्ट से भी बात कर रहा है, साथ ही साथ इजराइल से भी बात कर रहा है, तो यहां पर भी भारत अपना वो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसे अभी कंटिन्यू रख रहा है। भारत दोनों तरफ के जो दोनों देश हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं उनके देशों से कॉन्टैक्ट बनाए है, संपर्क कर रहा है, संपर्क में बना हुआ। अब ये न्यूज से था, आगे हम चलते हैं। गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू रिलीज विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट। ये आप देख सकते हैं कि 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट है जो भारत की सरकार से आप सुनते होंगे कि जो भारत की प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो कहती है कि 2047 में जब भारत को 100 साल पूरे हो जाएंगे, 1947 से 2047 में भारत 100 साल का हो जाएगा, तो उस टाइम को हम क्या चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी हो, हमारा डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या हो, एनवायरनमेंट पर हम क्या करें, हमारी इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए उस टाइम तक। इन सब चीज़ों को लेकर भारत की जो गवर्नमेंट है वो एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करने जा रही है और ये विजन डॉक्यूमेंट 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट होने जा रहा है। आपको याद रखना है कि जो प्लानिंग कमीशन थी भारत के अंदर पहले, वो 5-5 ईयर्स के विजन प्लान बनाती थी और साथ ही एक बड़ा आंकड़ा भी रखती थी, जैसे 30 साल का, 20 साल का। तो इसी तरह से जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है ये भी एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आई है 2047 तक के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है भारत के अंदर। देख सकते हैं कि भारत का क्या चाहता है, जैसे यूनिट्स है ये ट्रिलियन में है, तो 2030 में हम देखेंगे
तो ये जीडीपी है हमारी करंट प्राइस के ऊपर, ये हो जाएगी 609.04 ट्रिलियन की, ट्रिलियन रुपीज में है ये। इसके बाद 2040 में 1759.79 ट्रिलियन की, और 2047 तक का लक्ष्य है 3604.94 ट्रिलियन रुपी। ये हमारी जीडीपी है करंट प्राइस के अंदर, ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि 2008, इसके बाद 2040 में 10,93,037 और 2047 में 21,84,812। ये हमारी पर कैपिटा जीडीपी का एक विजन है। इसके बाद एक्सपोर्ट को भी यहां देखा गया है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात भी की गई है, इंपोर्ट का भी विजन बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट का भी विजन है, साथ ही साथ सेविंग्स का विजन यहां पर देखने को मिलेगा। कुछ ही दिन में ये जो सरकार है वो इसका फाइनल वर्जन रिलीज करने जा रही है। अब आगे हम चलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल्स सेज स्टडी। तो आपको एक चीज पहले समझनी है कि जो अर्थ है, अर्थ पर हमें देखने को मिला है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर और उसके बाद से जो कार्बन लेवल है एनवायरनमेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इसके दोषी माने जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को इसका दोषी नहीं माना जाता है ज़्यादा, और डेवलप्ड कंट्रीज को इसका दोषी माना जाता है। इसी को लेकर एक प्लान बनाया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें अपना कार्बन एमिशन गोल देना होगा, सबमिट करना होगा, और उन्हें अपना कार्बन एमिशन फुटप्रिंट बहुत कम कर देना होगा। लेकिन अब यहां हम देख सकते हैं कि टारगेट से जब यहां बात हुई, अब यहां हम देख सकते हैं कि जब टारगेट से बात हुई है तो डेवलप्ड कंट्रीज का 38% मोर कार्बन आने जा रहा है 2030 तक, जबकि बात हुई थी कि ये यहां पर कार्बन आकर सीज कर देंगे। अब जैसे हम यूएसए की बात करें तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट है यूएसए का 50% घटाने का कार्बन एमिशन को 2030 तक, लेकिन जो असली में होगा वो 22% ही होगा। ये इस रिपोर्ट से आया है। ऐसे ही रशिया को आप देख सकते हैं, इसका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो टारगेट है 2030 तक का ये है 70%, और प्रोजेक्टेड क्या है 2030 तक की 48% ही ये घटा पाएगा। ऐसे ही सब डेवलप्ड कंट्रीज का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ जाननी है कि ये जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ये पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस 21 के अंदर से हमें देखने को मिला है, COP21 जिसे हम कहते हैं, और ये पेरिस के अंदर हुई थी। यहां पर एक बात हुई थी कि हर देश अपना एक कंट्रीब्यूशन कितना वो घटाने जा रहा है और किस टाइम तक वो इतना घटा देगा, ये चीजें जमा करनी होती थी। ये पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हमें देखने को मिला था 2015 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के अंदर। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जो टारगेट है कार्बन एमिशन का वो कम नहीं होने जा रहा है, वो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। और इसी को लेकर ये एक चिंता वाली बात है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो बहुत ज़्यादा हमें 2023 में देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। जैसा कि आपको याद होगा कि भारत का जो मॉनसून है वो भी अनइवन यहाँ पर देखने को मिला है, और रीज़न आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इसका एक इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर आप इस चार्ट को कवर कर सकते हैं, तो यहाँ ग्लोबल एमिशंस हम देख सकते हैं। एग्रीकल्चर से कितना होता है 24%, बिजली के प्रोडक्शन से या हीट प्रोडक्शन से 25%, बिल्डिंग से 6%, ये एमिशंस हैं। कितना CO2 छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ती है कौन सी जगह, और एनर्जी सोर्सेज 10%, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है कार बस ट्रेन ये सब 14%, और इंडस्ट्रीज 21%। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और लैंड यूज का 24% और इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन का 25%। ये कुछ ज़्यादा है, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा निकल कर आएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी हमें ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 24% जो हमारा कार्बन एमिशन है, ग्लोबल कार्बन एमिशन है, वो एग्रीकल्चर की वजह से, फॉरेस्ट्री की वजह से या लैंड यूज की वजह से निकल कर आता है। तो आप मान लीजिए कि अगर पॉपुलेशन को हमें फीड करना है तो हमें ज़्यादा अनाज चाहिए ही, जिसकी वजह से हम खेती भी ज़्यादा करेंगे। तो हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा आगे चलकर जिससे हम खेती भी पैदावार ज़्यादा कर सकें और जो ग्लोबल एमिशन है कार्बन का वो कम से कम रह सके। आपको यहाँ एक चीज़ समझनी है कि क्यों कहते हैं कि पेड़ ज़्यादा लगाइए और डिफॉरेस्टेशन कम करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो CO2 है, करीबन 2.6 गीगाटन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पेड़ों के अंदर ऑब्जर्व कर लिया गया है। अगर आप सोचिए कि इन पेड़ों को हम काट दें और ये CO2 बाहर एनवायरनमेंट में मिल जाए तो ये कैसा कैटास्ट्रोफ लेकर आएगा हम लोगों के ऊपर। आगे हम चल, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।